जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे आर्थिक परिदृश्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को क्वेश्चन फॉर्मेट में देख चुके हैं और साथ ही साथ जो दृष्टि की बुक है टोटल करंट अफेयर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 1 ईयर के। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक परिदृश्य से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और बनने की संभावना है, खासतौर से यूपीपीसीएस, बीपीएससी और भी आर के अलावा और भी अदर एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं देश विदेश की आर्थिक महत्व की घटनाओं और आर्थिक संगठनों की गतिविधियों पर आधारित प्रश्नों को। सबसे पहले देख सकते हैं 21 सितंबर 2024 को जारी बागवानी फसलों का उत्पादन वर्ष 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में बागवानी उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। देख सकते हैं 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान है और इसको 21 सितंबर 2024 को जारी किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश में बागवानी उत्पादन लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 22.94 लाख टन 0.65% कम है। ठीक है, तो फलों का उत्पादन में देख सकते हैं 112.373 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं पर सब्जियों के उत्पादन में आप देख सकते हैं आलू का उत्पादन जो कि 570.49 लाख टन होने का अनुमान है। साथ ही साथ टमाटर का भी दे सकते हैं। तो बागवानी फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर जीएसटी दर का सुझाव देने हेतु एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। इस मंत्री समूह के जो संयोजक थे सम्राट चौधरी हैं। तो इसके विषय में देख सकते हैं जीएसटी परिषद के द्वारा इसको गठन किया गया है 15 सितंबर 2024 को। 13 सदस्य रहेंगे और इसके जो मंत्री परिषद के या मंत्री समूह के संयोजक हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं। और इसके अलावा सदस्य जो और सदस्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, मेघालय ईटीसी जो भी सदस्य स्टेट है वहाँ के सदस्य शामिल है। नेक्स्ट है कि देखिए पीसीएएफ, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में से शामिल होने वाला कौन सा प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। तो अभी हाल में ही पीसीएएफ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया, जो कि पहला है। और यह सितंबर 2024 में वैश्विक स्तर पर इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि वित्तीय गतिविधियों से संबंधित जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का मानकीकृत करना और प्रकटीकरण प्रदान करना, जिसमें ऋण और निवेश दोनों ही शामिल हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिजोल्यूशन और इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, जिसको बोलते हैं पीएम ई ड्राइव योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं की बात बोल रहा है। तो पीएम ई ड्राइव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें सही नहीं है देखिए जो सही है इसको देख सकते हैं 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बिजली आधारित जो परिवहन है उसको बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दिया। बिल्कुल करेक्ट है। इसका अवधि 3 वर्ष है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसका अवधि हम लोग देखेंगे, इसका अवधि जो दिया गया 2 वर्ष के लिए मात्र दिया गया, 2 ईयर्स। ओके, और इस योजना के तहत 24.7 लाख इलेक्ट्रिक जो कि टू व्हीलर है और 3.16 लाख 3 व्हीलर और 14,028 पशुओं को सहायता प्रदान की गई है। 500 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया ई ट्रकों को प्रोत्साहन के लिए। तो टोटल आप देख सकते हैं कितना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, खास तौर से आज के मॉडर्न युग में। 11 सितंबर 2024 को इसको लागू किया गया है और जो प्रस्ताव है भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया गया है बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देना 2 वर्ष के लिए। इसमें टोटल परिव्यय जो शामिल किया गया 10,900 करोड़ रुपये इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अब हम लोग देखेंगे जो 9 शहर इसमें शामिल हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद, ये 9 शहर शामिल हैं। अब देखिए अगस्त 2024 में हाल में जारी हुआ विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों को, जिसको बोलते हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन इस वर्ष इसमें 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। शीर्ष स्थान अमेजन को शामिल हुआ, एक गलत ऑप्शन है। अमेजन था पहले लेकिन अभी बाहर हो गया है। अभी स्थान जो कि देखेंगे वालमार्ट जो कि अमेरिकन की ही कंपनी है,
सेकंड नंबर पर अमेजन आ चुकी है। ठीक है, थर्ड नंबर पर स्टेट ग्रिड और फोर्थ नंबर पर सऊदी अरामको। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल में ही इस न्यूज़ में रहा सऊदी अरामको। और सिनोपेक ग्रुप 5वें नंबर पर रहा है। भारत की 9 कंपनियां जो शामिल हुई है टॉप 500 में, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि 86वां नंबर पे है, LIC 95 नंबर पे, इंडियन ऑयल 116, 178 नंबर पे स्टेट बैंक, ऑयल एंड नेचुरल गैस 180 नंबर, भारत पेट्रोलियम 258, 271 पर टाटा मोटर्स, HDFC बैंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 306 नंबर पर, और साथ ही साथ राजेश एक्सपोर्ट्स 463 नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दिया गया है, जिसमें देख सकते हैं 14,235.30 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और उनकी आय को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें देख सकते हैं मंजूरी प्रदान किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इसमें टोटल राशि देख सकते हैं जो 7 प्रमुख योजनाएं शामिल है। पहला एक डिजिटल कृषि मिशन, इसके साथ 2817 करोड़ रुपये शामिल। इसमें मतलब एग्री स्ट्रेक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली शामिल है। साथ ही साथ खाद्यान्न के लिए फसल बीमा, पोषण संबंधी जो सुरक्षा है, इसमें 3979 करोड़ रुपये शामिल हैं। खासतौर से किसानों को जलवायु लचीलेपन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। नेक्स्ट है कि देखिए कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना तीसरा है। और साथ ही साथ चौथा इसमें देख सकते हैं पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखने के लिए भी 1702 करोड़ रुपये दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेयरी से किसानों को लाभ आय बढ़ाना इसका काम। बागवानी का निरंतर विकास के लिए भी कुछ रुपये दिया गया है। और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, इसमें भी 1202 करोड़ रुपये। और जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है इसके लिए 1115 करोड़ रुपये। जो इम्पोर्टेंट है देखिए चौथा जो है पशुधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कृषि शिक्षा ये जो है सामाजिक विज्ञान को मजबूत करेगा। साथ ही साथ खाद्यान्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिजिटल कृषि मिशन तो इम्पोर्टेंट है, एग्री स्टेक। देखिए अगस्त 2024 में बिहार में ही हुरून इंडिया रिच लिस्ट को जारी किया गया है। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट में अगर कोई नंबर 1 पे है तो गौतम अडानी अभी भी बरकरार हुए हैं और इनकी संपत्ति भारत के में सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं। सेकंड नंबर पे मुकेश अंबानी, थर्ड नंबर पे शिव नाडर हैं और 5वें नंबर पे देख सकते हैं दिलीप शांघवी और चौथे नंबर पे साइरस एस पूनावाला है। ठीक है, तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहे हैं साइरस एस पूनावाला। गौतम अडानी तो हमेशा चर्चित तो हैं ही आजकल, पिछले कई वर्षों से बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किए हैं। मुकेश अंबानी भारत के रिचेस्ट पर्सन तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 29 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। अभिनेता शाहरुख खान की भी अनुमानित कंपनी दे सकते हैं 7300 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि इन्होंने भी पहली बार सूची में जगह बनाने में सफलता हासिल किया है। साथ ही साथ जेप्टो के जो संस्थापक हैं केवल वोहरा भी 3600 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे कम उम्र के अमीर हैं। अब हम लोग देखेंगे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में। बहुत मज़ेदार आता है सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है, इससे बेस्ट सब्जेक्ट तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटी हो गया, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी भी बहुत सब्जेक्ट मस्त है, वो भी इंडियन जियोग्राफी की अगर बात किया जाए। इंटरनेशनल रिलेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। देखिए SIC नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। साथ ही साथ SIC के 30 अगस्त 2024 को वित्त मंत्रालय से नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो अभी दोनों ही कथन सही है। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार का एक इम्पोर्टेंट उद्योग है, उद्यम है। साथ ही साथ इसमें देख सकते इसकी जो टोटल संचयी उत्पादन क्षमता 69.25 गीगावाट है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने हाल में ही स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एग्रीश्योर शुरू करेगी। इसके तहत जो राशि दिया गया है स्टडी सेकंड वैकल्पिक निवेश कोष का स्थापित किया जाएगा। इसमें टोटल 750 करोड़ रुपये के साथ। तो एग्रीश्योर स्टार्टअप एग्रीश्योर के विषय में देख सकते हैं केंद्र सरकार के अधीन है और स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता करने के लिए इसको बनाया गया है। और इसमें टोटल पहल का उद्देश्य है कि 750 करोड़ रुपये का जो श्रेणी सेकंड वैकल्पिक निवेश कोष की स्थापना के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना। अभी हाल में जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देख सकते हैं लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अनुसार अस्थायी जमा सुविधा दर
6.75% पर स्थित है। इसमें देखिए केवल एक सही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे हाल में ही मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 को 8 अगस्त 2024 को जारी किया। कौन जारी किया? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया गया है। लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है और कॉल रेट क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, सारे को हम लोग इकोनॉमी में डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो जो चल नीति समायोजन सुविधा के अंतर्गत जो नीतिगत रेपो रेट में 6.50% यथावत है। अस्थायी सुविधा दर 6.25, सीमांत अस्थायी सुविधा दर 6.75, बैंक रेट दे सकते हैं 6.75, परिवर्तनीय रेपो रेट जो कि 3.35, CRR है 4.50, SLR है 18%। ठीक है। अब भारत की जो वित्तीय आर्थिक वृद्धि दर है 7.2% रहने का अनुमान है। रेपो रेट आप जानते हैं कि यह वह दर है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है, रेपो रेट हो गया। रिवर्स रेपो रेट जैसे इसका उल्टा होता है। ठीक है। तो रेपो रेट आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है, रेपो रेट। और महंगा जब यह दर बढ़ता है तो बैंकों को आरबीआई से प्राप्त होने वाला लोन क्या होता है, महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी घट जाती है, क्योंकि बैंक भी महंगे दर से देंगे। जब बैंक महंगे दर से लेंगे तो लोग कम लोन लेंगे। ठीक है। तो ये होता है। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि जो बैंक होते हैं अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं और उसके बदले आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट देती है। ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। SLR CRR, SLR क्या होता है, बैंक टोटल जो एडिटर्नल होता है NDTL उसको उसमें से 18% अपने पास रखती है। ठीक है, SLR के रूप में। और 4% होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, लगभग 4.5 इसमें दिया है, इसको भी रखती है कि मतलब भविष्य में कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, किसी को पैसा देना हो तो इसको यूज करने के तौर पे। ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट आपने देख लिया है। नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, जब जमा राशि का वह भाग जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है उसको नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। देखिए 5 अगस्त 2024 को फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा जारी विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग राजस्व के आधार पर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी किया गया है। इसमें वालमार्ट प्रथम स्थान पर, अमेजन सेकंड नंबर पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 86 नंबर पर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 140 नंबर पर है। इसमें से जो सही है ये केवल 1, 2, 3 है। और जो चौथा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 140 नंबर पे, एक गलत ऑप्शन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप देख सकते हैं 178 नंबर पे है। अभी आपने इससे पहले आपने देखा था वालमार्ट फर्स्ट, अमेजन सेकंड, स्टेट ग्रिड थर्ड, सऊदी अरामको 4 नंबर, सिनोपेक ग्रुप 5वां नंबर है। सऊदी अरामको सऊदी अरब की कंपनी है। ठीक है। और इसके अलावा हम देखें जुलाई 2024 में किस राज्य को 2 कोयला खदानों को दुनिया के टॉप 10 बड़ी कोयला खदानों में शामिल किया गया। भी जानते हैं छत्तीसगढ़ झारखंड एक कोयला खदान है। तो वर्ल्ड एटलस .com के द्वारा इसको जारी किया गया है और जिसका नाम है गेवरा कोयला खदान। और कुसमुंडा कोयला खदान चौथे स्थान पर है। इसको टॉप 10 की सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है। और शीर्ष स्थान पर है ब्लैक थंडर माइन USA की। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जुलाई 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत ऑप्शन है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में जो कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत ऑप्शन है, विश्व आर्थिक मंच जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के विषय में 2024 में वैश्विक स्तर पर जो विकास दर 3.2% रहने का अनुमान है, वहीं भारत का जो विकास दर 7% रहने का अनुमान है। तो केवल 2 और 3 सही है। ठीक है। और इसमें जो हम लोग देखेंगे जो पहला ऑप्शन था इसको IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें क्या रहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। IMF के द्वारा जारी किया जाता है। जुलाई 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट को जारी किया गया है। तो वैश्विक जो अनुमान दर है 3.2 और 2025 का 3.3 रहेगा। भारत के विकास दर 2024 में 7% और 25 में 6.5% रहने का अनुमान है। उन्नत अर्थव्यवस्था का विकास दर 1.7 और 2025 का 1.8 है अनुमानित। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था की विकास दर देखिए 2025 में 4.3% रहने का अनुमान है। एशिया की विकास दर 5.1 2025 में रहने का अनुमान है।
जुलाई 2024 में भारत के पूंजी बाजार नियामक जिसको बोलते हैं सेबी ने अनुसंधान विश्लेषकों और निवेश सलाहकारों के प्रबंध और प्रशासन की देखरेख हेतु बीएसई की पर्यवेक्षी निकाय के रूप में मान्यता दिया है और बीएसई लिमिटेड को आरएएएसबी और आईएएएसबी के रूप में 25 जुलाई 2024 की 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई है। तो बीएसई के विषय में हम लोग देख रहे हैं। तो बीएसई जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के द्वारा बीएसई लिमिटेड को मान्यता दिया गया जुलाई 2024 में मान्यता प्रदान की गई है। आरएएएसबी और आईएएएसबी मतलब आरएएएसबी का मतलब होता है रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी और साथ ही साथ आईएएसबी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, दोनों के रूप में मान्यता दिया गया। किसको दिया गया? बीएसई को। कौन दिया है? सेबी ने दिया है। सेबी के विषय में आप जानते ही होंगे। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है और इसका टोटल जो क्षेत्र है 67,422 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह एक केंद्रीय बंदरगाह है। जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इस संबंध में जुड़ी परियोजना को स्वीकृति दिया गया। टोटल जो लागत होगा 284.19 करोड़ रुपये। जुलाई 2024 में वैश्विक $1 मिलियन राउंड टेबल MDRT रैंकिंग को जारी किया गया है और टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने 2024 के लिए ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल MDRT रैंकिंग में 6वां स्थान प्राप्त किया है। तो दोनों ही कथन इसमें सही हैं। MDRT को भी हम देखते हैं में टाटा AI को 6वां स्थान मिला है। शीर्ष स्थान पर AIA चाइना है शीर्ष स्थान पर। ठीक है, इंश्योरेंस की बात हो रही थी। जुलाई 2024 में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर जो कोई है तो हांगकांग है और जारी किया गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग को मर्जर के द्वारा जारी किया गया। मर्सर बोल सकते हैं। 226 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। हांगकांग का जो शहर है हांगकांग शहर वो सबसे महंगा है। सिंगापुर का सिंगापुर शहर, ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड का सिटी है ये भी बहुत महंगा है, तीसरे नंबर पे है। जिनेवा भी और बेसल ये तीनों ही स्विट्जरलैंड का टॉप 3, 4, 5 में जगह बनाए जो कि विश्व के 5 सबसे महंगे शहरों में शामिल किया गया। सबसे सस्ता शहर अगर 226 में 226 नंबर पे है अबूजा जो कि नाइजीरिया का है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल नाइजीरिया के विषय में आप जानते हैं गरीबी वाला देश है, गरीब वाला। लागोस भी नाइजीरिया का है 225। पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है वो भी 224 नंबर पे है और पाकिस्तान का कराची भी बहुत ही सस्ता शहर है। अब देखा जाए अपना प्यारा देश भारत का कौन सा रैंक है? मुंबई देखिए 136 नंबर पर। भारत का जो सिटी है न बहुत ज़्यादा महंगा है न बहुत ज़्यादा सस्ता है, बिल्कुल मॉडरेट में है, तो जो कि होना भी चाहिए। हमारा प्यारा देश भारत देखिए यही तो खूबसूरती है। अंग्रेज़ों को लूटने के बाद भी हमारे देश की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है स्वतंत्रता के बाद से अब तक का, बहुत अच्छा भी नहीं रहा तो बहुत ख़राब भी नहीं रहा, बिल्कुल मॉडरेट लेवल पे है। इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करते हुए भी मॉडरेट पे बनाया हुआ है। तो जनसंख्या अगर थोड़ा सा और मॉडरेट अच्छा लेवल पे रहता, कम लेवल पे रहता तो शायद और भी प्रोग्रेस रहता हमारा प्यारा देश भारत, जो कि आने वाले समय में अमेरिका चाइना के बाद 3rd नंबर पर रहेगा ज़रूर इकोनॉमिक में। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर आने वाला है अपना प्यारा देश भारत बहुत ही जल्दी। और मैं भगवान से आशा करेंगे कि ऐसे अगर प्रोग्रेस रहा थोड़ा सा और अच्छा ढंग से हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और चाइना को भी अपना देश भारत पीछे छोड़ेगा। तो नई दिल्ली इसमें देखिए 165 नंबर है और चेन्नई 189 नंबर है। हालांकि देखिए ये थोड़ा सा अमेरिका को पीछे करना एक तरह से बहुत बड़ा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन क्योंकि इसका जो टोटल जो इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए 24 ट्रिलियन डॉलर उसका इकोनॉमी है, तो बहुत ज़्यादा। अपनी भारत अभी लगभग 3 से 4 ट्रिलियन के आसपास मूव कर रहा है। चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर है। तो चाइना और USA को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। 29 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित सहमति पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो देखिए, पहला है कि रक्षा मंत्रालय और NSE ने पूंजी बाजार में MSME को पहुंच जो आसान बनाने के लिए इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही साथ इसमें देखिए जो सेकंड है कि इस सहमति पत्र का उद्देश्य ये था कि रक्षा क्षेत्र में कार्यरत जो MSME है इनको NSE प्लेटफॉर्म और NSE अगर इसमें देखा जाए NSE
इमर्ज के माध्यम से कुशल और पारदर्शी तरीके से अपनी विकास योजना के लिए उत्पाद पूंजी जुटाने की सुविधा प्रदान करता है। दोनों इसमें कथन सही है। तो इसमें देख सकते हैं रक्षा मंत्रालय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है 29 जुलाई 2024 को। किस लिए किया गया? क्योंकि पूंजी बाजार में एमएसएमई की पहुंच को आसान बनाना। ठीक है, और 5 वर्षों के लिए ये सहमति पत्र लागू होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 जुलाई 2024 को किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत सीरम्स एंड वैक्सीन में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एक निश्चित समझौते की घोषणा किया है? इसका नाम है मैनकाइंड फार्मा। देख सकते हैं भारत सीरम्स और वैक्सीन का अधिग्रहण किया गया है और मैनकाइंड फार्मा के द्वारा जुलाई 2024 में, और निजी इक्विटी निवेशक एडवेंट इंटरनेशनल से अधिग्रहण हुआ है। अधिग्रहण की जाने वाली हिस्सेदारी 100% है। सौदे की राशि है 13,630 करोड़ रुपये सौदे की राशि है। देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल व्यय जो कि 53.21 लाख है और कृषि और इससे संबंधित इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सोने और चांदी का सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब केवल 2 और 3। तो टोटल जो कुल व्यय है केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल व्यय जो है इसमें हम लोग देखेंगे 48.21 लाख करोड़ रुपये है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2024-25 के विषय में देख लेते हैं क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन बनना है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 को कौन जारी किया है? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया 2024-25 में और संसद में पेश किया गया। टोटल जो प्राप्तियां हैं 32.07 लाख करोड़ रुपये हैं। कुल व्यय हुआ है 48.28। तो जो फिस्कल डिफिसिट है देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि 4.9% है, मतलब 25.83 लाख करोड़ रुपये सकल कर प्राप्ति है। रोजगार और कौशल पर प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं हैं। योजना का में देख सकते हैं पहली बार वालों के लिए ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार जो रोजगार पाएगा उसको 15,000 रुपये तक का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। और योजना क में कि विनिर्माण में रोजगार सृजन, मतलब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना जो नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ योगदान पर निर्भर करता है। योजना ग में है नौकरी देने वाला मदद, मतलब सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये का प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। और कौशल के लिए नई केंद्रीय प्रायोजित योजना हो। अगले 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल बढ़ाया जाएगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए नई योजना है। साथ ही साथ विकसित भारत की 9 बजट प्राथमिकताओं के विषय में देख सकते हैं। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी सेवाएं, ऊर्जा सुरक्षा और संरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है विष्णु मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा, राजगीर का व्यापक विकास, उड़ीसा के मंदिर, स्मारक, शिल्प, वन्यजीव अभयारण्य, प्राकृतिक भू दृश्य, प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, असेंबली और मोबाइल चार्जर पर जो सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। सोने चांदी को सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया। इसके अलावा देखिए सीमा शुल्क लोहा, निकिल, ब्लिस्टर, तांबे पर भी घटाया गया है और लोहे स्क्रैप और निकिल कैथोड पर भी सीमा शुल्क घटाया गया है। तांबा स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूल्यभूत की सीमा शुल्क दिया गया है। सोलर पैनलों पर भी सीमा शुल्क के दायरे से बाहर किया गया है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं भुगतान पर 5% टीडीएस दर को घटाकर 2% कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% की टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर पर टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव है। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से कर लगेगा। परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन की छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख % प्रतिवर्ष करने का अनुमान है। ठीक है, और देखिए टैक्स अधिकरण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्कों, सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को 60 लाख रुपये से
2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स को भी घटा दिया गया, 35% कर दिया गया है। फ्यूचर ऑप्शन, जो शेयर मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शन के विकल्पों पर भी जो ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है, 0.02 से 0.1% किया गया है, क्योंकि हालांकि बहुत रिस्क भी होता है इसमें। शेयर की पुनः खरीद पर आयकर पर कर लगेगा। एनपीएस में जो नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे जो योगदान को कर्मचारियों के वेतन को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। 14% की अब कटौती की जाएगी। 20 लाख रुपए तक की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने पर गैर दंडिक बनाने का प्रस्ताव है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75,000 करने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का प्रस्ताव कर दिया गया। साथ ही साथ कर दरों को संशोधित संरचना, देखिए 0 से 3 लाख रुपए तक 0% टैक्स होगा, 3 से 7 तक का 5% और 7 से 10 लाख रुपए तक का 10% का टैक्स देना होगा। तो और 10 से 12 लाख का 15% का टैक्स देना होगा और 12 से 15 लाख रुपए पर 20% का टैक्स देना होगा। अब देखिए 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2023-24 को पेश किया। इसमें आप देख सकते हैं कि 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर 6.5 से लेकर 7% रहने का अनुमान है। बिल्कुल करेक्ट है। और पहली बार आर्थिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य पर विचार किया गया है, तो दोनों ही कथन सही है। उत्तर प्रदेश चावल में प्रथम स्थान है, ये गलत ऑप्शन है। चावल में वेस्ट बंगाल ही नंबर 1 होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं चावल के विषय में भी देखेंगे हम लोग। देख सकते हैं कि 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे किया गया है केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, और इसमें देखिए 6.5 से 7% रहने का अनुमान है इकोनॉमिक जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद है। और व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास में मानसिक स्वास्थ्य के मुख्य कारकों के महत्व को समझते हुए नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए सर्वे में कहा गया कि भारत में 10.6% वयस्क लोग मानसिक विकार के शिकार हैं और औद्योगिक विकास दर 9.5% रहने का अनुमान है। साथ ही साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार जो कि फार्मास्यूटिकल बाजार है। 12,500 करोड़ से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए जो देश के सभी जिलों को कवर करता है। ठीक है, साथ ही साथ देख सकते हैं कृषि क्षेत्र की जो जीडीपी है 18.2% की हिस्सेदारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि 12 जुलाई 2024 को BBVA कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड को लॉन्च किया है। पहली किस्त के रूप में BBVA और IFC के द्वारा कितनी राशि जारी की गई, तो इसमें देख सकते हैं $15 मिलियन राशि को जारी किया गया है। 12 जुलाई 2024 को जारी किया गया। BBVA कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा $70 मिलियन इसमें टोटल राशि होगा। $15 मिलियन पहली किस्त के रूप में BBVA और IFC के द्वारा जारी किया गया है। जारी करता है BBVA कोलंबिया। 9 जुलाई 2024 को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार के द्वारा जारी वित्त वर्ष 2023-24 के अस्थायी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 2023-24 में खाद्य उद्योगों की बिक्री में कितने % का बिक्री किया गया, लगभग 399.69% का। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। जारी कौन किया है, KYC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने जारी किया है। अब देखिए भारत में पहले टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 8 जुलाई 2024 को टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत में पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो कि टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड को लॉन्च किया है। तो अभी आप जाकर देख सकते हैं, अभी मैंने जस्ट चेक भी किया था। इसमें जितने भी टूरिज्म संबंधी जो कंपनियां इसको इसमें शामिल किया गया है। यह निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को ट्रैक करेगा और साथ ही साथ इसमें निफ्टी की 50 कंपनियों को भी शामिल किया गया। अभी देखिए टाटा स्मॉल फंड जो है बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो टाटा स्मॉल फंड को आप ट्रैक करिएगा। अभी हाल में ही तो मैंने भी चेक किया था और इसमें आप चाहें तो कुछ मनी को, कुछ पैसे को किस्त संबंधित मान कर चलिए, महीने में 1,000, 2,000, 5,000 जितने भी आपको हो सकता है उसमें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। मैं कोई सजेशन नहीं, लेकिन आप सजेस्ट मतलब आप पहले एक बार देख कर समझ कर ही करें। हमारे हिसाब से एक तरह से ठीक ठाक % दे रहा है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसमें देख सकते हैं भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड के विषय में इसमें देख सकते हैं। और हाल में ही जारी पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए विश्व की 500 कंपनियों की सूची में जो शीर्ष स्थान मिला है स्नाइडर इलेक्ट्रिक को मिला है। ठीक है,
और यह फ्रांसीसी कंपनी है। इनाइडर इलेक्ट्रिक को शीर्ष स्थान दिया गया है, फ्रांसीसी कंपनी है। और भारतीय कंपनी में 111वें नंबर पर टेक महिंद्रा, विप्रो 179 नंबर पर, महिंद्रा 184 नंबर पर। 5 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद IITH और जापान की रेनेसास इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि सेमीकंडक्टर उद्योग में नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना। 3 वर्षों की अवधि के लिए इसको किया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, दोनों ही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट कंपनी जून 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार इन्फोसिस भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड है और एप्पल विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। तो केवल 2 है। इन्फोसिस भारत का नहीं है। भारत का जो सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है टाटा समूह है। इन्फोसिस 2nd नंबर पे है। LIC 3rd नंबर पर, HDFC 4th नंबर पर और रिलायंस समूह 5वें नंबर पर। विश्व भर में देखा जाए सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट 2nd, गूगल 3rd, अमेजन 4th, सैमसंग 5। देखिए 1 2 3 4 चारों कंपनी टॉप 4 की जो कंपनी है सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में ये अमेरिका का है। तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है देखिए लगभग 1 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन, तो लगभग इसी तरह अमेरिका की 4 कंपनी के बराबर भारत की इकोनॉमी है, सोच सकते हैं। और सैमसंग दक्षिण कोरिया कंपनी है। तो टोटल आप देख सकते हैं टॉप 5 विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड। और इसके अलावा देख सकते हैं 28 जून 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत बैंकों के द्वारा प्रस्तुत ब्याज अनुदान दावों के त्वरित बैंक निपटान की प्रक्रिया स्वचालित और तेज करने हेतु कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया जिसका नाम है नाबार्ड। तो ब्याज भुगतान वाले दावों के त्वरित बैंक निपटान के लिए वेब पोर्टल और कृषि कथा ब्लॉक साइट को लॉन्च किया गया है। और इसमें देख सकते हैं कृषि और किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड के द्वारा संयुक्त रूप से वेब पोर्टल विकसित किया गया है। 28 जून 2024 को इसको किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए जून 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 रिपोर्ट को जारी किया गया है। और टाटा ग्रुप को टोटल देखा जाए इसका ब्रांड वैल्यू $28,634 मिलियन ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान पे है। BSNL सबसे अंतिम जो कि 100वें स्थान पे है। तो इसमें देख सकते हैं इसमें केवल एक सही है। BSNL का भी देखेंगे तो देखिए 27 जून 2024 को उसको जारी किया गया ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 के नाम से। टाटा ग्रुप नंबर 1 है। अरबिंदो जो कि फार्मा जो कि 100वें नंबर पे है। BSNL 99 नंबर पे। देख सकते हैं इसको तो आप ज़रूर एक बार ट्रैक करना चाहिए। आप चाहे अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो इन कंपनियों के फंडामेंटल को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। टाटा ग्रुप के भी दे सकते हैं इन्फोसिस, HDFC, LIC, रिलायंस, SBI, एयरटेल, HCL टेक, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा ग्रुप टॉप 10 कंपनी भारत का। इसका देखिए 25 जून 2024 को ACI बैंक ADB और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है कि भारत में निम्न आय और किफ़ायती आवास खंड में वित्त पोषण की कमी को दूर करना। तो केवल 1 और 2 दोनों ही सही है। इसके अलावा देख सकते हैं 25 जून 2024 को इसको जारी किया गया है और लगभग जो वित्त पोषण राशि होगी $60 मिलियन होगा। और नेक्स्ट देखिए 25 जून 2024 को मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों में यह देश का सबसे कौन सा सार्वजनिक उपक्रम है जो कि मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ये 18वां नंबर पे है। अभी जस्ट आप देखा जाए तो इस समय इसका शेयर काफ़ी नीचे चला गया है। आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो इसके विषय में इसके फंडामेंटल को चेकआउट कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 25 जून 2024 को इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है और लोक उद्यम विभाग इसका दर्जा प्रदाता है। यह कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 18वीं सबसे नवरत्न कंपनी बनी है। जून 2024 में घोषित विपणन समर्थ 2024-25 के लिए जो MSP है इससे संबंधित कथनों पर विचार करना। धान के लिए 2250 रुपये प्रति कुंटल घोषित किया गया है जो कि गलत ऑप्शन है। और तूर अरहर के लिए 7550 रुपये प्रति कुंटल घोषित किया गया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है केवल 2 ऑप्शन सही है। MSP रेट और देख सकते हैं धान ग्रेड A का 2300 करोड़ रुपये है। धान ग्रेड सामान्य धान का 2300, ग्रेड A का 2320, 2623 बाजरा का, ज्वार का 3371 है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट में 18 जून 2024 को देखिए स्कैन करने में थोड़ा समस्या है तो मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आप
रिकॉल कर सकते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने गोदरेज समूह के भीतर विभिन्न संस्थानों के हितों, कानूनी स्वामित्व और प्रबंधन के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दिया है। और इसमें जो कि गोदरेज हाउसिंग या गोदरेज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की इकाई इसमें शामिल नहीं है। जो शामिल है गोदरेज इंडस्ट्रीज है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, और इसके विषय में थर्ड भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2024 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के संबंध में, यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार शीर्ष जो FDI अंतर्प्रवाह वाले देशों में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो सही है केवल दोनों 2 और 3 है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। $28 बिलियन के साथ FDI अंतर्प्रवाह में भारत 15वें स्थान पर रहा है, तो 2 और 3 सही है। इसको जारी कौन कर सकता है? UNCTAD जारी करता है। अंकटाड बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया 20 जून 2024 को। मुख्य विषय आप इसका दे सकते हैं। और अगर वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दिखाया तो $1.3 ट्रिलियन रहा है। और भारत में USA को सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है जो कि $311 बिलियन, $163 बिलियन। चाइना को $160 बिलियन, सिंगापुर, हांगकांग चाइना का पार्ट है, $113 बिलियन, और ब्राज़ील को $66 बिलियन प्राप्त हुआ है। अपना प्यारा देश भारत को $28 बिलियन के साथ FDI अंतर्प्रवाह के साथ 15वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा देख सकते हैं 2023 में FDI आउटफ्लो के विषय में देखा था। USA $404 बिलियन, जापान का 184, इस तरह आप देख सकते हैं। जून 2024 में डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के विभिन्न आयामों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष AP होता है। देख सकते हैं डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के विभिन्न आयामों की जांच के लिए 7 जून 2024 को गठन किया गया RBI के द्वारा। इसके जो अध्यक्ष हैं NPCI के पूर्व प्रबंध निदेशक और CEO AP होता है। इसके अलावा देखिए 4 जून 2024 को जारी प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान 2023-24 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन दे सकते हैं 3288.52 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। गेहूं का उत्पादन देख सकते हैं 1129.25 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। इसमें जो दोनों कथन सही है, इसमें 1 और 2 दोनों ही सही है। प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान 4 जून को जारी किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसमें चावल का देख सकते हैं कि 1367 मीट्रिक टन अनुमान है, गेहूं का 1129, मक्का का 356। ठीक है, इसी तरह सोयाबीन का भी देख सकते हैं, सबका देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे उसके आगे देख रहे हैं। 4 जून 2024 को RBI जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी में कुल मिलाकर 5560 करोड़ रुपए की कितनी हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्रदान की है। टोटल देख सकते हैं 70% हिस्सेदारी जो कि अनुमति दिया है RBI ने। और इसमें देख सकते हैं कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दिया गया है, RBI के द्वारा दिया गया है। ये जो मंजूरी दी गई है ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया है। कितना परसेंट हिस्सेदारी? 70% हिस्सेदारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन होगा कि अमेरिकी पत्रिका जो कि टाइम्स की वर्ष 2024 के लिए विश्व की सबसे टॉप 100 कंपनियों की सूची को जारी किया गया है। और इसमें भारतीय जो कंपनी शामिल की गई है, भारत की 3 कंपनियों को शामिल किया गया टॉप 100 की सूची में। टाइम पत्रिका जो कि अमेरिका की पत्रिका है, और ये जो कि तीनों कंपनियां देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि भारत की तरफ से नंबर 1 है, टाटा समूह सेकंड नंबर पे है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये 3rd नंबर पे है भारत की तरफ से। साथ ही साथ सूची में जो शामिल कुछ प्रमुख कंपनियां हैं, इंटेल हो गया, अमेजन हो गया, सऊदी अरामको हो गया, एयरबस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ATC आ गया। मई 2024 में बजाज फिनवर्स ने भारत की पहली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को लॉन्च किया गया। इस फंड का नाम बजाज फिनवर्स मल्टी एसेट लोकेशन फंड, जो कि दोनों ही कथन इसमें सही है। बजाज फिनवर्स एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा इसको जारी किया गया था। मई 2024 में जारी OECD इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 2024 में कितने % रहने का अनुमान है? 6.6% रहने का अनुमान है।
और देखिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 3.1% और 3.2% वैश्विक जीडीपी दर है। G20 के जो वैश्विक वृद्धि दर 3.1% है। और OECD जो देश हैं उनकी जो वृद्धि दर है 1.8%। भारत के जीडीपी दर देख सकते हैं 6.8% का अनुमान है। चाइना का 4.5। तो देख सकते हैं अपना प्यारा देश भारत की जो जीडीपी है विकास दर है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो OECD के विषय में देख सकते हैं 1961 में इसकी स्थापना हुआ, मुख्यालय जो कि फ्रांस पेरिस में है। और देख सकते हैं कौन सा बैंक IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की ट्रेडिंग कम क्लियरेंस सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है। इसका राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक इसका राइट आंसर है। और भारतीय स्टेट बैंक इस संबंध में जो घोषणा हुआ 2024 में SBI जो कि घोषणा करता है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थित है और भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है। 2022 में लॉन्च किया गया है और यह विश्व का अपनी तरह का तीसरा एक्सचेंज है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में माइंडग्रो ने भारत की पहली वाणिज्यिक MCU माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चिप को लॉन्च किया है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। MCU चिप को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और IoT उपकरण सहित उद्योगों में उपग्रह की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें दोनों ही कथन इसमें सही है। किसके द्वारा किया गया? सेमीकंडक्टर कंपनी माइंडग्रो के द्वारा जारी किया गया माइक्रो कंट्रोलर चिप, ठीक है। और सिक्योर IoT नाम से भारत का पहला जो कि सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मई 2024 को अडानी इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के साथ दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंध के लिए कितनी अवधि के लिए रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किया? टोटल 30 वर्षों के लिए। अडानी इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के मध्य समझौता हुआ है 31 मई 2024 को। 30 वर्षों की ये समझौता दर रहेगा। और इसमें देख सकते हैं मई 2024 में जारी जो कि वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के अंतरिम अनुमान और 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद का त्रैमासिक अनुमान को जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कितने % वृद्धि का अनुमान है? ये टोटल देख सकते हैं 8.2% वृद्धि का अनुमान है। और 2023-24 के लिए जीडीपी के लिए अंतरिम अनुमान और 2023-24 के लिए चौथी तिमाही के लिए जीडीपी के लिए त्रैमासिक अनुमान देख सकते हैं 31 मई 2024 को जारी किया गया NSO सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8.2% का वृद्धि का अनुमान है और 2022-23 में आप देख ही सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक अनुमान वृद्धि दर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 30 मई 2024 को NSE इंडेक्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स के संबंध में कथन का, यह इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स को है निफ्टी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और 2 अप्रैल 2018 और आधार मूल्य इसका 1000 रहेगा। इसमें जो सही कथन है दोनों ही कथन सही है। निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स जो कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स है 30 मई 2024 को जारी किया गया NSE इंडेक्स लिमिटेड के द्वारा। उन कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा जो इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम का हिस्सा है या नई जमाने के ऑटोमोटिव वाहनों से संबंधित तकनीक के विकास में शामिल किया गया। 2 अप्रैल 2018 को इंडेक्स का आधार मूल्य रहेगा 1000 रुपये। इसके अलावा देख सकते हैं मई 2024 में लोकार्पित प्रवाह पोर्टल रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देख सकते हैं इसमें जो सही कथन है इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है। प्रवाह के विषय में बात हो रही है तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। प्रवाह पोर्टल रिटेल डायरेक्ट मोबाइल और ऐप और फिनटेक डिपोजिटरी के विषय में RBI के 3 प्रमुख पहले हैं। 28 मई 2024 को लोकार्पण हुआ और जारी करता है या लोकार्पण करता है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामक अनुमोदन हेतु सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। प्रवाह का पूर्ण रूप है प्लेटफॉर्म फॉर्म रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन है। मई 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की विकास दर जो कि 6.9% रहने का अनुमान है और 16 मई 2024 को इसको जारी किया गया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया। वैश्विक स्तर पर विकास दर दे सकते हैं 2025 का 2.8% अनुमान है और भारत के विकास दर 6% विकास के अनुमान है। 2025 की बात कर रहा हूँ, चाइना का 6.6 है।
अब देखिए 16 मई 2024 को फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के उच्च भुगतान वाले एथलीटों की सूची को संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो अगर हम बात करें इसके विषय में तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और तो इसमें देख सकते हैं रोनाल्डो 2024 की सूची में रोनाल्डो को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल करेक्ट है। इस सूची में गोल्फर जॉन रहम दूसरे स्थान पे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात किया जाए लियोनेल मेसी को तीसरा स्थान मिला है, जबकि लेब्रोन जेम्स को चौथे स्थान पर मिला है। और एम्बाप्पे को 5वें स्थान मिला, ये गलत ऑप्शन है, एम्बाप्पे को 5वें स्थान नहीं मिला है। तो केवल 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। देख सकते हैं 16 मई को विश्व के उच्च भुगतान वाले एथलीटों की सूची को जारी किया गया है। इसमें जो कि अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा सूची में 50 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। और इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल की श्रेणी में नंबर 1 है, जॉन रहम को सेकंड नंबर, साथ ही साथ लियोनेल मेसी को फुटबॉल की श्रेणी में 3rd नंबर दिया गया, जो कि टोटल खर्च या उच्च भुगतान है 135 अमेरिकी डॉलर है। लेब्रोन जेम्स जो कि 128.2 मिलियन डॉलर है लेब्रोन जेम्स। और जियानिस एंटेटोकोंगबे जो कि 111 मिलियन डॉलर के साथ 5वें नंबर पे हैं। और इनका जो अगर हम देखें, अगर हम बात करें तो इसमें इसके अलावा देखिए 16 मई 2024 को एशियाई बैंक एडीबी ने भारतीय राज्य सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और लचीलेपन बढ़ाने के लिए वितरण प्रणाली को मजबूत और आधुनिकीकरण और जलवायु प्रूफ बनाने में मदद के लिए कुल मिलाकर 148.5 मिलियन डॉलर के रूप में मंजूरी दिया है। 15 मई 2024 को इसको जारी किया गया है। मंजूरी राशि आप देख सकते हैं। भारतीय राज्य सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और लचीलापन बढ़ाने के लिए वितरण प्रणाली को मजबूत, आधुनिकीकरण और जलवायु प्रूफ बनाने में है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो देख सकते हैं 10 मई 2024 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत 2 पायलट परियोजना के संचालन हेतु महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका नाम है ड्रोन दीदी परियोजना। और ये 2 पायलट परियोजना के संचालन हेतु दिया गया 10 मई 2024 को। इस वर्ष जो कि शुरू किया गया है, लक्ष्य रखा गया है 15,000 महिलाओं को कृषि कार्य जैसे फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना और बीज बोने के लिए ड्रोन संचालन को प्रशिक्षित करना है। साथ ही साथ ड्रोन दीदी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मई 2024 को आरबीआई से आरईसी लिमिटेड को गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र को जारी किया गया है। यह जो गुजरात राज्य में अवस्थित है और आरबीआई के द्वारा प्रदाता है और इसका उद्देश्य है कि परिचालन का विस्तार करना। अप्रैल 2024 में भारत की किस अग्रणी भुगतान और वाणिज्यिक समाधान प्रदाता ने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च करने की घोषणा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हिताची पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। अप्रैल 2024 को जारी किया गया है और इसका उद्देश्य यही है कि उच्च प्रदर्शन वाले कैश रिसाइकलिंग मशीन में किसी भी समय बदला जा सकता है। मेक इन इंडिया के पहल के तहत किया गया है। लक्षद्वीप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शाखा खोलने वाला कौन सा पहला निजी बैंक बन गया है? वह है HDFC बैंक बना है, कवरत्ती में खुला है शाखा। इसके अलावा देखिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना जो कि 1974 में किया गया था और इसको नवरत्न का दर्जा मिला है 18 अप्रैल 2024 को मिला है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कि यूरिया निर्माता कंपनी है और सार्वजनिक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदाता है। किसान ब्रांड से ये प्रोडक्ट्स की बिक्री करता है। इसके अलावा देख सकते हैं कि अप्रैल 2024 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। यह दर्जा प्राप्त करने के बाद इस कंपनी को केंद्रीय प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता के बिना कितने राशि तक के महत्वपूर्ण निवेश निष्पादित करने का अधिकार है? इसमें देख सकते हैं टोटल 1000 करोड़ रुपये का अधिकार है। स्टैटिक जीके के रूप में देख सकते हैं ये जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था है IRDA के विषय में, ये नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के तहत आता है। 1987 में इसका स्थापना किया गया था। धारा 4A के तहत कंपनी अधिनियम 1956 RBI के साथ ये पंजीकृत हुआ है। मिनी रत्न का दर्जा श्रेणी 1 में 2015 में दिया गया है। अब इसके अलावा देखिए 18 अप्रैल 2024 को NGEL और ITL ने हरित ऊर्जा उद्देश्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को गति देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ यह समझौता ज्ञापन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भंडारण आदि
और उसके समाधान सहित ग्रिड से जुड़े नवकड़ी ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाओं के संयुक्त विकास का पता लगाने के लिए है। दोनों 31 में सही है। तो NEGL और ITL के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर 18 अप्रैल 2024 को हुआ है। नवकड़ी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। NEGL का फुल नेम है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और ITL का है इंडस टावर लिमिटेड। 18 अप्रैल 2024 को आवासन और शहरी विकास निगम लिमिटेड हुडको को नवरत्न का दर्जा दिया गया। इस संस्थान को मिनी रत्न का दर्जा 2004 में दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देख सकते हैं ये हाउसिंग और फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में संलग्न है। ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें देखें हाल में ही जारी हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के कथन के विषय में देखा जाए तो इस सूची में यूएसओ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में, और चाइना सेकंड नंबर पे है। यूनिकॉर्नों की संख्या भारत में 67 है, यूएसए में 703 है और 340 जो कि चाइना का है। इसके अलावा अगर हम बात करें अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे ने मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा अपनाने की घोषणा किया है। इस मुद्रा का नाम जो है जिग नाम रखा गया है। तो कहाँ पे रखा गया जिग नाम, जो कि जिम्बाब्वे के द्वारा नई मुद्रा की घोषणा की गई है। कौन सी कंपनी 10,000 मेगावाट से अधिक नवकड़ी ऊर्जा का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी जो बन गई अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बन चुकी है। और 10,000 मेगावाट से अधिक नवकड़ी ऊर्जा का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्च 2024 में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न सेकेंड श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSE का दर्जा प्रदान किया गया। ग्रिड इंडिया की स्थापना जो हुई थी 2009 में स्थापना हुई थी। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापना किया गया था। 26 मार्च 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी के द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 10% अधिग्रहण की मंजूरी को प्रदान किया है। इसका नाम है अडानी प्राइवेट लिमिटेड पावर लिमिटेड। ठीक है। इसके अलावा देखिए मार्च 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बीमा कंपनी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनी है। कौन सी, किसका क्या नाम है? LIC नाम है और इसका जो मूल्य ब्रांड है 9.8 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह भारत की सबसे मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU बन चुका है। इसके अलावा इस सूची में ताइवानी कैथे लाइफ इंश्योरेंस दूसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। इसका ब्रांड मूल्य 4.9 अरब डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया का NRM इंश्योरेंस तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है जिसका मूल्य ब्रांड 1.3 अरब डॉलर है। LIC का स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। इस समय वर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। इसके अलावा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में देख सकते हैं जेफ बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक हैं, इनको शीर्ष स्थान मिला है। ये गलत ऑप्शन है। 814 अरबपति चाइना में है, तो चाइना का नंबर 1 सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है। और टोटल अरबपतियों की संख्या 3279 है और नए अरबपति 167 जोड़े गए हैं और 13वां इसका संस्करण है। और इसमें देख सकते हैं एलन मस्क जो कि स्टारलिंक कंपनी के अध्यक्ष हैं, संस्थापक बोल सकते हैं, और टेस्ला के हैं। जेफ बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक, इनको सेकंड नंबर मिला है। बर्नार्ड अर्नाल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तीसरे नंबर पे। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक 158 US बिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पे है। लैरी एलिसन ये भी 5वें नंबर पे है। भारत की तरफ से 10वें नंबर पे है मुकेश अंबानी। बिल गेट्स 8वें नंबर पर। लैरी पेज 123 बिलियन डॉलर US के साथ 9वें नंबर पे है। तो अमेरिका के बहुत ज़्यादा जो कि अरबपति हैं जो कि टॉप नंबर 1 के नंबर 2 इस तरह हैं। तो टॉप 10 में भारत के एकमात्र मुकेश अंबानी शामिल हैं और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब बरकरार भी है उनके लिए। चाइना में अरबपतियों की संख्या 814, भारत में 271, USA का 800 है। न्यूयॉर्क के 119 अरबपति हैं और लंदन में 97। मुंबई में एशिया में सिर्फ शीर्ष जो उद्योगपति मुंबई में ही है। सिटियों की बात किया जाए तो मार्च 2024 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में बेहतर फिनटेक शिक्षा और अनुसंधान और नवाचार तक पहुँच बढ़ाने हेतु कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसका राइट आंसर है। इसको देख सकते हैं। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था और इसका मुख्यालय देख सकते हैं मनीला में है और टोटल सदस्य 68 हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे 7 मार्च 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने
किसके साथ द्विपक्षीय लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका नाम है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। इसके बाद देखिए 7 मार्च 2024 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने सीजन 2024-25 के लिए कच्चे जूट हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दिया गया है। यह 2024-25 के लिए अगर देखा जाए इसमें तो टोटल 4,670 रुपये प्रति कुंटल है कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य। वहीं पर देख सकते हैं नेक्स्ट में देखा जाए तो 122 वृद्धि 122% है। इसके अलावा देखिए 4 मार्च 2024 को 3 राज्यों में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान के 3 केंद्रों का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से 3 राज्यों में से कौन सा राज्य शामिल है? उत्तराखंड इसमें शामिल है। 4 मार्च 2024 को कहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? हिसार में किया गया। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में है। 29 फरवरी 2024 को वडोदरा नगर निगम ने सतत जल अवसंरचना के लिए भारत और एशिया का पहला प्रमाणित हरित नगरपालिका ब्रांड प्रारंभ किया है और पेरिस समझौते के अनुरूप टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बांड वडोदरा में तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो दोनों ही कथन इसमें करेक्ट है। एशिया के पहले प्रमाणित हरित नगरपालिका बांड का शुभारंभ किया गया 29 फरवरी 2024 को वडोदरा नगर निगम के द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए पेरिस समझौते के लिए अनुरूप टिकाऊ शहरों को विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और देख सकते हैं जनवरी 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2024 से संबंध में कथनों पर विचार करना WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है और भारत के विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। तो केवल 2 सही है। ये जो जारी किया गया IMF के द्वारा जारी किया जाता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसका मुख्यालय जो कि वाशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, इसके विषय में आपने देखा ही। इसके अलावा देखा जाए अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक परिदृश्य के क्वेश्चन, अगस्त 2024 में कौन सी 10 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व को पार करने वाली भारतीय कंपनी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो पहला है। भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया गया है IFC प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा। देश में 3D तकनीकी से युक्त नई करेंसी को जापान ने लॉन्च किया है। 25 जून 2024 को रक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDEX ने किस कंपनी के साथ ऐतिहासिक 350वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका नाम है स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। 19 जून 2024 को एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए कितनी नीति आधारित ऋण को मंजूरी प्रदान की गई? $170 मिलियन इसका राइट आंसर है। भारत का पहला वर्चुअल कार्ड पिक्सल लॉन्च किया गया HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके विषय में देख सकते हैं अडानी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने एस्सार ट्रांसको लिमिटेड के 100% शेयरों का अधिग्रहण किया है। किस कंपनी ने भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे लॉन्च किया है? भारत पे लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस बैंक के द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर खरीदने की मंजूरी दिया? इसमें देख सकते हैं 14,25,79,161 इक्विटी शेयर खरीदने को मंजूरी दिया है एक्सिस बैंक लिमिटेड ने। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पर्यावरण से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और रक्षा परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चनों को। थैंक यू सो मच।